जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए ठीक है एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, और ये इस वीडियो में हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितने भी मतलब आपका वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड जितने भी प्रश्नावली है उन सभी का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका यहाँ पे आपको पूरा 1 चैप्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.1 प्रश्नावली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके यानी प्रयोग करके हमें इसका HCF निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को A मान लेंगे और छोटी वाली संख्या को B मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ा वाला संख्या क्या है 225 है और छोटी वाला क्या है 135 है। तो हम बड़े वाले को A मान लिया, छोटे वाले को B मान लिया। ओके, उसके बगल में उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और इनका सूत्र बताया गया है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा A बराबर BQ प्लस R। क्या बताया गया है, A बराबर BQ प्लस R। ओके, अब हम यहाँ से A का वैल्यू पुट करेंगे, जो वहाँ पे वैल्यू है ना, ये A का मान 225 यहाँ पे रख देंगे। फिर B के स्थान पे जो होगा, यहाँ पे देखिए B है तो B के स्थान पे हमने 135 रख दिया, और यहाँ पे गुना में Q लिखा हुआ है। तो गुने Q कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे छोटे वाला क्या है 135, इससे आप भाग करिएगा 225 यानी बड़ा वाला अंक में। तो चलिए भाग लगाया, तो हमने भाग लगाया तो कितना एक बार में 135 लिखा और घटाने पर 90 आ गया यानी शेष बच गया। तो फिर हम इसको सजाएंगे इसी तरह से। तो अब कौन सा, अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भागफल कितना आया 1 आया, यानी Q का मान क्या लिखना है 1, शेष कितना आया 90, तो यहाँ पे 90 लिख देना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे, 135 को आप फिर पहले लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 90 को फिर यहाँ पे लाएंगे, मतलब 90 वाले को फिर B बना देंगे। ठीक है ना, और 135 को A बना देंगे। ठीक है, अब फिर मेरे को भाग लगाना है इसमें, तो एक बार में 90 लिखे 45 आ गया, तो 1 आया हमारा यहाँ पे भागफल कितना आया 1 आया। ठीक है, और शेष क्या बचा भाई 45, तो यहाँ पे लिखा 45। ओके, फिर इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, 90 को यहाँ पे लाएंगे यानी A बनाएंगे, और 45 को हम फिर B के स्थान पे लाएंगे, यानी फिर 45 में हम 90 में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया है, 90 को यहाँ लाया गया, फिर 45 को यहाँ पे लाया गया, और 45 दूना 90 2 बार में यहाँ पे कट जा रहा है, और शेष क्या बचा 0 बचा। तो जब 0 की बात हो जाए तो बस वहाँ से हमें आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी B का मान जो होगा, B का वैल्यू B के स्थान पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है, 45 आ रहा है ना, तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः 135 और 225 का HCF कितना आ गया भाई 45 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। बड़े वाले को हमें क्या करना है A मान लेना है, छोटे वाले को B मान लेना है। तो बड़े वाले को A मान लिया और छोटे वाले को B मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिख दिया, A बराबर BQ प्लस R। ओके, उसके बाद में हम A का स्थान पे A का मान कितना है 38,220 रख देंगे। फिर B का मान कितना है यहाँ पे देखिए 196, तो 196 लिख दीजिए, और Q का मान कैसे आएगा भाग देने पर। तो 196 में हम क्या किए, 196 से हमने 38,220 में भाग दिया, एक बार में गया तो 196, फिर 9 बार में काटे तो फिर 1764। ठीक है, फिर घटाने पर 980 आ रहा है, तो 5 बार में ये कट जा रहा है, पूरी कट गया यहीं पे। यानी कि अब Q का मान क्या आ रहा है 195 आ रहा है, तो 195 Q का मान लिख दिया, और शेष क्या बचा कुछ भी नहीं 0 लिख दिया। ओके, तो वही हमने कर दिया। अब देखिए, अब जब यहाँ पे जब 0 की बात हो जाता है तो आगे स्टेप हमें नहीं बढ़ना है, तो बस जब 0 हो जाए तो अब B के स्थान पे जो भी वैल्यू होगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो यानी कि 196 और 38,220 का HCF कितना आया भाई 196 आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बताएगा कि 867 और 255 का आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको HCF निकालना है। तो इसी तरह से आप बड़े वाले को 867 को A मान लिया, और छोटे वाले यानी कि 255 को आपने B मान लिया। ओके, उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि उसके बाद आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिख देंगे, A बराबर BQ प्लस R। ओके,
अब इसके में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ए का मान 867 यहाँ पे के स्थान पे रख दिया, और बी का मान कितना था 255 रख दिया, और क्यू का मान कैसे आएगा भाग देने पर। तो देखिए साइड में हम यहाँ पे भाग दिए हैं, तो भाग दिए हैं तो कितना आया भाई 225 से 3 बार में गया, तो फिर 765, फिर घटा के कितना है 110, 3 बार में गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 बार में, यानी कि क्यू का मान 3 लिख दिया, ठीक है, और शेष कितना बचा 102, तो यहाँ पे 102 लिख दिया गया। और फिर क्या किया गया कि यहाँ पे 255 को फिर लाया गया ए के स्थान पे, ठीक है ना, और फिर बी के स्थान पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 102 है ना, तो 102, फिर भागफल कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। शेष कितना आया भाई 51, तो यहाँ पे 51 लिख दिया गया। फिर क्या करेंगे हम 102 को यहाँ पे ए बनाएंगे, फिर बी को किसको बनाएंगे 51 को बी बना दिया, फिर 51 से भाग लगाया, 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे शेष क्या हो गया 0 हो गया ना, यहाँ पे कट गया तो 0 हो गया। तो अब आपको देखना है जो बी के स्थान पे हो जिससे कटता है, मतलब कितना से कटा 51 से कटा है, यानी बी के स्थान पे कितना है 51, और तो HCF क्या हो गया 51 हो गया, यानी 867 और 255 का HCF कितना है भाई 51 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने एग्जाम में अगर सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि a एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, कि ये बोला है ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो हमने a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया। युगली विभाजन सूत्र लगा दिया, क्या a बराबर bq+r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर b का मान छोटा होता है, ये b है, 0 का मान 0 से बड़ा या बराबर r का मान लेकिन b से छोटा होता है, ये शर्त होता है इसका। ओके, ये आपका b है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे लेकिन उसमें क्या बताया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि 6q है ना, b के स्थान पे 6 है, तो यहाँ पे देखिए b के स्थान पे 6 लिख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 6q+ का बोला जा रहा था, तो यहाँ पे 6q लिखा गया, r लिखा गया, और b के स्थान पे 6 लिख दिया गया। यानी कि r का मान 0 से बड़ा है बराबर लेकिन 6 से छोटा, यानी 5 तक, 0 से लेकर कहाँ तक भाई 5 तक ले सकते हैं। यहाँ शर्त के अनुसार आप देखिए तो r का मान कितना हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r का मान लेकिन 6 से छोटा बोला है। तो जब हम r का मान 0 रखते हैं, कहाँ रखेंगे भाई, इसमें रखेंगे हम, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+ r के स्थान पे क्या रखेंगे 0, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, इतना के स्थान पे हमने r के स्थान पे 0 रखा, देखिए 0 रख दिया। फिर क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो r के स्थान पे यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे, तो 6q+1, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या रखेंगे, r के मान 2 रखेंगे तो 6q+2, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, r के स्थान पे 3 रखेंगे तो a बराबर 6q+3, 4 रखेंगे तो a बराबर 6q+4, 5 रखेंगे तो a बराबर 6q+5, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर विषम की बात की जाए तो विषम में कौन कौन आ रहा है देख रहे हैं, तो विषम में आपका कौन दर्शा रहा है 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये सब विषम को दर्शाएगा ना, और सब सम को दर्शाएगा। तो इसे स्पष्ट हो गया, इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। बस ऐसे आपको दर्शा देना है, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, खाली केवल आपको दर्शा देना था, सिद्ध करके दिखा देना था। इस तरह से आप क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला को दोस्तों क्वेश्चन कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोला गया है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका HCF निकाल दीजिए। तो बड़ा वाला को हम क्या मान लिए, a मान लिए 616, और छोटा वाला अंक क्या है भाई 32 है, इसको हमने b मान लिया, दूसरे सेना का सदस्य हो गया, ये पहला सेना का सदस्य हो गया। अब यूक्लिड विभाजन हम प्रमेयिका का यूज करके हम HCF निकालेंगे। तो a बराबर bq+r होता है सूत्र, तो a का मान 616 रख दिया, b का मान 32 रख दिया, भाग लगाया यहाँ पे, तो कितना बार में 19 बार में भाग लगा,
एक बार में 32 हुआ, फिर घटा के आया 296, फिर 9 बार में 288, फिर 8 आ गया घट के, यानी कि क्यू का मान क्या आ गया 19 आ गया। तो भाई गुने 19 और शेष क्या बचा 8, तो 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे 32 आपका ए बन जाएगा, फिर बी का मान कौन बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर अब 8 से हम भाग लगाएंगे इसमें 32 में, तो 4 बार में, यानी 8 चौका 32 हो गया, यानी कट गया, सब कट गया। तो यहाँ पे शेष क्या बचा 0 हो गया, यानी कि बी के स्थान पे अब कौन सा अंक आ गया जिससे कट रहा है 8, तो यही इसका HCF हो जाएगा 8। तो यहाँ पे HCF इसलिए कितना आ गया भाई 8 आ गया। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा 8, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से हमने क्या किया, इसमें a को हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिख दिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, a = bq + r। तो a = bq के स्थान पर b के स्थान पर 3 दिया है तो 3 लिख दिया, m q के स्थान पे m लिखा है तो m लिख दिया, ओके। अब प्लस r है तो r, तो b के स्थान पे 3 बोला है तो यहाँ पे a 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर r का मान क्या होता है b से छोटा होता है, ठीक है। तो b से छोटा होता है तो b का मान यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम b के स्थान पे यहाँ पे 3 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेकर 0 से बड़ा या बराबर r का मान लेकिन 3 से छोटा होगा, यानी 2 तक होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से लेकर 1 2 तक होगा। अब यहाँ पे रखेंगे, तो जब हम r के मान 0 रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे इसमें रखेंगे, तो r के स्थान पे 0, तो यानी a = 3m + 0 या a = 3m। अब क्वेश्चन में एक लाइन बोला गया था, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बढ़ाया गया है। क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है कि वर्ग करना है, इसको वर्ग करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो वर्ग कर ले रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे आया ना a = 3m, इसको वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9m² हो जाएगा। तो हम यहाँ से 3 को बाहर ले लेते हैं और 3m बच जाएगा, 3m², फिर गुना करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। तो यानी ये हो गया 3 और ये m का रूप, यानी कि आपका 3m का रूप प्राप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। तो एक बात हमें प्राप्त हो गया जो हमें दिखाना है 3m। अब हमें 3m + 1 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे r का मान हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं r का मान 1 रखने पर, तो देखिए हमने वही लिखा r = 1 रखने पर, तो a = 3m + 1 वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, तो a² यानी 3m का स्क्वायर + 2 a के स्थान पर 3m, b के स्थान पर 1 + b² यानी 1 का स्क्वायर, यानी 3 का m² का 9m² हो गया, 3 दूना 6m प्लस यहाँ पे 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से हम कितना ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, 3 बाहर गया तो क्या बचा यहाँ पे 3m² बचेगा, फिर 2m बचेगा, फिर +1, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक m का रूप, और यहाँ पे +1 है, +1, तो यहाँ पे +1, यानी 3m + 1 का ये रूप आ गया, ठीक है। जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 3m + 1 का भी रूप दर्शाना था। देखिए यहाँ पे देख लिए, तो 3m दर्शा दिए, 3m + 1 दर्शा दिए, बस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए अब हम लिख देंगे कि इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ओके। इस तरह से हम लिख देंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से हो गया, कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो बस हमें यही दर्शाना है, 9m + 1 9m + 8, लेकिन यहाँ पे हमें घन करके दिखाना है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र लगा देंगे। a बराबर क्या होता है bq + r होता है ना, तो b के स्थान पे 9 है, q के स्थान पे m है, तो 9m अब प्लस r के स्थान पे 1, यहाँ पे 8 लिखा है तो इसको हम r ही छोड़ देंगे, तो वहाँ पे हम मान रख के दर्शाना है मेरे को। तो ये हमने लिख दिया, और जहाँ 0 से बड़ा या बराबर लेकिन r का मान b से छोटा, तो b के स्थान पे कितना है, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 यहाँ पर रख दिया गया। यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक होगा मान, 0 से लेकर कहाँ तक होगा 9 से छोटा यानी 8 तक होगा।
तो वही इसमें लिखा गया है 8 तक। ओके, अब 0 रखते हैं, आर का मान कहाँ पर रखना है, यहाँ पे रखना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9m + 0, तो 0 तो खत्म हो गया, तो 9m हो गया। अब हमें घन करना है, घन करने की बात हो रहा है तो दोनों तरफ घन कर लेंगे ना, तो इधर क्यू हो गया, इधर भी क्यू होगा। तो 9m का क्यू यानी 729 का m क्यू हो जाएगा। यहाँ से हम 9 कॉमन काटेंगे तो 81, 81 9 729 हो जाता है, तो 81 m क्यू हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ गया 9 और ये m का रूप हो गया यानी m, 9m आ गया। एक हमें शर्त जो पूछा गया है सिद्ध करने के लिए, एक चीज़ पूरा हुआ। देखिए 9m हो गया, अब 9m + 1 दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 लिया, एक आर का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। देखिए यहाँ पे ले लिए हमने 1। देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 9m + 1। अब घन कर लेंगे दोनों तरफ, देखिए घन कर लिए। अब a + b का होल क्यूब, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ सूत्र में हम सेट कर दिए। ओके, तो सेट कर दिए, तब उसके बाद गुना करेंगे हम। तो ये 9m का क्यूब कितना हो जाएगा 729 m³। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 में, फिर 3 से करेंगे तो 243 m²। फिर इसको 9 × 27 m, फिर प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया 9 कॉमन किया, इस यहाँ भी 9 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और m को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 81 m³ 27 m²। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3m। फिर इस सबको अगर गुना कराएंगे 9 से तो फिर उतना आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिए, +1 छोड़ देते हैं, तो यानी यहाँ पे मिल गया ये 9 और यहाँ से यहाँ तक हो गया m, और बगल में क्या है +1, तो यानी 9m+ दर्शा दिए हम यहाँ पे। ओके, जो कि हमें दर्शाना था, क्या क्या दर्शाना था 9m, तो 9m हो गया, 9m + 1 तो 9m + 1 भी दर्शा दिए। अब 9m + 8 दर्शाना है, तो इसके लिए हम r का मान 2 लेंगे। चलिए दिखाते हैं 2 रख कर। तो देखिए यहाँ पे वही काम किया गया है कि r का मान 2 ले लिया गया, तो a बराबर 9m + 1। ओके, तो घन करने पर तो दोनों तरफ हम घन कर लेंगे। अब घन कर लिए तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ सूत्र लगा दिया। तो 9m का क्यूब यानी 729। ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 729 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लिख दीजिएगा 729 m³। ठीक है, तो 729 m³, फिर इसको गुना कीजिएगा 486 m², फिर इसको गुना कीजिएगा 108 m + 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 729 होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। देखिए तो 9 यहाँ पे 729, तो 729 में से यहाँ पे 9 कॉमन किया गया, तो 81 m²। ठीक है, यहाँ पे m³ है तो यहाँ पे m³ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 कॉमन किया गया यहाँ से। ठीक है, 9 कॉमन किया गया तो कितना 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने फिर क्या कॉमन किया 9 बाहर ले लिया, तो एक 9 बाहर आया, तो 9 बचा, 9 × 27, 27 दूना 54। ठीक है, तो यहाँ पे 54 बचेगा, यानी कि यहाँ पे इसमें से कॉमन कीजिएगा 486 में से 9, तो कितना हो जाएगा 54 m²। फिर 108 में से आप कितना कॉमन लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं, तो 12 हो जाएगा, चूँकि 12 9 108 होता है, और m है तो m, यहाँ पे +8, यानी कि यहाँ पे 9 बाहर गया तो यहाँ से यहाँ तक m का रूप हो गया, और प्लस यहाँ पे +8 है ना, तो +8, यानी 9m + 8 का रूप यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, तो वही बताया गया है 9m + 8। ठीक है, यानी कि हम 9m, 9m + 1, 9m + 8 ये सब क्लियर कर दिए, आपको दर्शा दिए। तो बस अब हम क्या करेंगे लिख देंगे, कि इससे स्पष्ट होता है कि क्या लिखना है। यहाँ पे दर्शा दिया गया ना, आप यहाँ पे लिख सकते थे एक लाइन कि इससे स्पष्ट होता है कि, ठीक है, इससे आप लिख लीजिएगा लास्ट में कि इससे स्पष्ट होता है कि, इससे आप लिख लीजिएगा लास्ट में कि इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है, एक लाइन लास्ट में लिख दीजिएगा कि, क्या लिखिएगा कि, उसके बाद कहाँ से लिखना है देखिए बताता हूँ, की के बाद से कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से ही आप लिख लेंगे, छाप लेंगे कि यहाँ से की लिखना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। बस यहाँ से की से आपको इससे स्पष्ट होता है कि, ये आपको यहाँ से उतार देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 1.1 ख़त्म। अब चलते हैं 1.2 चैप्टर में। देखिए तो 1.2 चैप्टर में क्या बताएं, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला सवाल 140, तो 140 का हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं। तो 2 से किए 70, फिर 2 से किए 35, फिर 5 से 7 बार में,
तो फिर क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो वही हम लिख दिया 140 का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो यानी 2 कितना बार आया भाई 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 एक बार है, 7 एक बार है, ऐसे ही लिख दिया गया। तो यानी कि अब यह आपका जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, यही आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है भाई 156 है, तो 156 को ऐसे ही 2 से किए 78, फिर 3 आधा किए तो 39, फिर 3 से किए तो 39, यानी कि इसको फिर हम गुणनखंड के रूप में सजाएंगे अब, ठीक है ना। तो अब कितना 2 आया है, 2 को 2 आया है, लिख दिया 2 को 2, फिर 1 को 3 1 को 13 सब लिख दिया। 2 को 2 है तो यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे, कितना 2 के पावर 2, 3 1 है सिर्फ एक बार, 13 एक बार है, यानी यही आपका क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया 156 का। चलते तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई 38 25, तो 38 25 को क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से किए तो 1275, फिर 3 से किए 425, फिर 5 से कर दिए 85, फिर 5 से कर दिए 17, 17 से एक बार में कर दिए, यानी कि 3 2 बार आया, 5 2 बार आया और 17 एक बार आया है, तो वही 3 2 बार 5 2 बार 1 17 बार, 17 एक बार आया है, तो सिर्फ 3 के पावर 2 लिख दिया, 5 के पावर 2 लिख दिया, 17 एक बार लिख दिया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ये तो बच्चों वाला सवाल है, आप भी बना सकते हैं ना। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो 505 को अगर 5005 को देते हैं 5 से भाग तो 1005 एक बचेगा, फिर 7 से करेंगे तो 143, फिर 11 से कटेंगे तो काटेंगे तो 13, फिर 13 एकम 13, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही इसका राइट आंसर। सिर्फ सब तो एक ही बार है ना, तो एक ही बार लिखाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखिए भाई, तो 5 नंबर कितना है 7429, तो इसको आप 17 से पहले काटिएगा तो 437, फिर 19 से काटिएगा भाग दीजिएगा तो फिर आपका 23 से एक बार में काटिएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ एक ही बार है सब। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए 26 से 2 से किए तो 13 13 एकम 13, फिर 13 यहाँ पे 63 91, चाहे 7 से करते 13 बार, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो यानी 26 को किए तो 2 गुने 13 आया, फिर आपका 91 का किया तो 7 गुने 13 आया, तो यानी कि दोनों में हमें 13 मिल रहा है कॉमन, तो ये 13 HCF हो गया। और LCM की बात करें तो 2 की चर्चा सिर्फ एक बार है, 2 की चर्चा सिर्फ देखा जाए दोनों में एक ही बार आया है, और 7 की चर्चा सिर्फ दोनों में एक ही बार है, ठीक है, और 13 की चर्चा दोनों में सिर्फ एक ही बार है। तो यानी कितना हो जाएगा गुना, 2 दोनों में से देखा जाए किस में ज़्यादा बार है, सीधे 26 में एक ही बार आया है ज़्यादा, अधिकतम एक बार आया है जो कि 26 में है 2। 7 की देखा जाए चर्चा तो सिर्फ आपका 91 में आया सिर्फ एक ही बार, तो 2 गुने 7 लिख दिया। अब 13 दोनों में एक ही बार है, सिर्फ ज़्यादा तक किसी में नहीं है, तो सिर्फ 13 एक बार गुना कर दीजिए, तो 182 इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, जाँच भी करना है। तो जांच करने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या HCF गुने LCM सूत्र होता है। तो पहली संख्या 26 था, दूसरी संख्या 91 था, और HCF कितना आया था 13, और LCM कितना आया था 182। दोनों साइड गुना करके देख लीजिए, आपका 23 66 23 66, तो जांच हो गया, इसका लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से आपको करना है 510 और 92 का। तो 510 का 2 से तो फिर कितना आएगा 255, फिर 3 से 85, फिर 5 से 17 हो गया ना। इसी तरह से 2 से काटिएगा तो 46, फिर 46 को 2 से काटिएगा तो 23, इस तरह से आपको लिख देना है। आगे बढ़ाना है थोड़ा सा, तो देखिए कितना आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इसमें 2 गुने 2 गुने 23। अब यहाँ पे HCF की बात करें तो HCF दोनों में कॉमन हमें सिर्फ 2 मिल रहा है, तो HCF 2 हो गया। LCM की बात करें तो सबको 2 अधिकतम किस में ज़्यादा बार आया है भाई, तो अधिकतम आपका 2 बार 2 आया है जो कि 92 में है, तो वही 2 बार लिख दिया 2। और 3 की चर्चा करें तो सिर्फ एक ही बार आया है जो कि 510 में है, और 5 की चर्चा करें तो सिर्फ एक ही बार आया है 510 में, और 17 की चर्चा करें तो सिर्फ एक ही बार आया है 510 में, और 23 का भी चर्चा करें तो सिर्फ एक ही बार आया है 92 में। तो बस इस सबको गुना कर लीजिए, 23 460 इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं LCM हो गया। अब जाँच करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या HCF गुने LCM। तो 510 गुने 92 में कर दिए तो 46,920, और इधर भी 2 से करेंगे 23,460 में, तो आपका आ जाएगा 46,920। तो इसकी जांच हो गई, दोनों साइड बराबर हो गया। अब चलते तीसरा क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करते हैं भाई।
तो 336 को तोड़िएगा 2 से, तो फिर 162, फिर 2 से करिएगा तो 84, फिर 2 से करिएगा 42, फिर 3 से कटिएगा 21, फिर 3 से 21, फिर इसी तरह से 54 का तोड़िएगा 27, फिर 3 से 9 बार में 27, फिर 3 3 9। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, सजाएंगे गुणनखंड के रूप में, आभाज्य गुणनखंड के रूप में सजा लिए। यहाँ पे देखिए 336 का 54 का भी सजा लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पे HCF की बात की गई, तो HCF दोनों में कॉमन कितना बाहर है, तो देखिए एक तो 2 मिल रहा है आपको कॉमन दोनों में, फिर प्लस में आपको यहाँ पे 3 भी दोनों में मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो बस 2 गुने 3 यानी 3 गुना 26 का HCF हो गया। LCM की बात करें तो दोनों में 2 की चर्चा है, 3 की चर्चा है और 7 की चर्चा है। तो 2 सबसे अधिकतम बार किस में ज़्यादा है भाई, तो इसमें देखिए 4 बार 2 है सबसे ज़्यादा बार, इसमें तो 1 ही बार है, तो 4 बार हम सबसे अधिकतम बार वाला लिखेंगे, 4 बार 2। जो अधिकतम जिसका जो होगा उसी का चलती चलेगा, अधिकतम जो होगा उसी का चलती याद रखना। तो अधिकतम 2 किस में है भाई, 336 में, और कितना बार, 4 बार। इसमें तो 1 बार है तो इसका चलती नहीं चलेगा, ये तो ज़्यादा बार है, 4 बार है ना, ये 4 आदमी है सब, ये एक आदमी है, तो किसका चलती होगा, 4 वाला का, तो यही 4 वाला आएगा सब, ये 4 वाला जगह छेक लेगा सब, ये अकेले है तो इसको साइड कर देगा सब, मिला देगा सब, भागो यहाँ से, ठीक है। तो ये 4 वाला को हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब कौन बच गया भाई, 3 की चर्चा करें तो 3 की चर्चा सबसे अधिकतम बार किस बार है, हाँ 54 बार, 54 में है, 3 बार है, और इसमें सिर्फ 1 बार है। तो ये 3 वाला जो है चर्चा सबसे ज़्यादा बार इसमें है 3 बार, तो ये 3 बार लिखाएगा 3, क्योंकि इसका चलती होगी ना, ये तो अकेले है तो इसको साइड करेगा, हटाओ भागो। 7 की चर्चा देखें तो सिर्फ इसमें तो है ही नहीं, 0 है, इसमें 1 है, ये तो अकेले है तो किससे चर्चा, ये किससे लड़ने जाएगा, ये तो अकेले, तो ये अपन अकेले ही आके जगह छेक लेगा, ठीक है। तब बस अब आपको क्या करना है, इस सबको गुना कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 3024, ठीक है। इसकी जांच कर लेना है इसी तरह से। तो जांच कैसे करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुने LCM सूत्र पर, यानी 336 पहली संख्या था, दूसरी 54 था, ठीक है, और HCF कितना आया था 6, और LCM आया था 3024। इस सबको गुना कर लीजिए, 18144, 18144 दोनों साइड आ गया, बराबर हो गया, जिसकी जाँच हो गई। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21। तो 12 का देखिए कैसे तोड़े हैं, 2 से 6, फिर 2 से 3 हो गया ना, फिर 15 का 3 5 15, फिर 27 का 3 7 21, ठीक है। तो इसी तरह से तीनों को हमने सजा लिया यहाँ पे, 12 को, 15 को, 21 को, तीनों को सजाए, और तीनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, तीनों में HCF देखा जाए तो 3 मिल रहा है कॉमन, तो यही आपका HCF हो गया 3। आगे देखते हैं भाई LCM की चर्चा करें, LCM की चर्चा करें तो LCM में क्या होगा, तो तीनों में देखना है, इसमें देखना है कि 2 की चर्चा है, 3 की चर्चा है, 5 और 7, 2 की चर्चा, 3 की चर्चा, 5 की चर्चा और 7 की चर्चा। तो पहले 2 देखते हैं कि इसमें ज़्यादा बार है, तो 12, 15, 21 में देखा जाए तो सिर्फ 12 में अकेले है, तो अकेले है तो अकेले यहाँ की जगह छेका, मतलब जगह छेक लेगा, नहीं 2 बार है भाई, 2 बार है, देख रहे हैं 2 बार है, 12 में देख रहे हैं तो 2 कितना बार है, 2 बार है, तो इसका 2 है, और सब में तो है ही नहीं, तो ये दोनों आके जगह छेक लेगा, चलती है। 3 की चर्चा देखें तो इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो सब तो बराबर ही, 1 ही बार है, तो 1 ही बार ना है, कौन आके जगह छेकेगा, 1 ही बार। 5 की चर्चा देखा जाए तो 15 में सिर्फ 1 ही बार है, और जगह तो शून्य है, तो यानी कि 1 ही बार है, तो अपन जगह छेक लेगा। 7 की चर्चा देखा जाए तो सिर्फ 21 में 1 ही बार है, और सब जगह तो 0 है, तो ये अकेले है, तो अपन अकेले आके जगह छेक लेगा। यानी कि आपका क्या हो गया, ये सबको गुना कर लीजिए, 420 इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर इसी तरह से 17, 23, 29 का निकालिए। 17 का देख रहे हैं 1 बार में, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, सबको लिख दिया गया। तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा, सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा, तो यही इसका HCF हो गया 1। अब LCM की बात करें तो तीनों को गुना कर लेंगे, 17 गुने 23 गुने 29, सब तो अलग अलग है, सबको गुना करिए, 11,339 इसका राइट आंसर LCM आ गया, ठीक है ना। अब इसमें जांच नहीं करना था, इसमें तो खाली HCF LCM पूछा गया था, निकाल दिए। चलिए अब 9, 8, 9, 25 का निकालते, तो देखिए 8 का निकाले तो 3 को 2 आया, और 9 का 2 को 3 आया, और 5 का 2 को 5 आया, तो ये सबको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। तीनों में देखा जाए तो तीनों में कुछ भी कम नहीं, तीनों में अगर कुछ भी कम नहीं तो आप 1 डाल सकते हैं अपना से, तो यही इसका HCF हो गया 1, ओके। अब LCM की बात करें तो 2 की चर्चा सबसे अधिकतम बार 8 में है 3 बार, तो वही लिख दिया 3 बार 2। 3 की चर्चा अधिकतम बार देखा जाए तो 9 में है 2 बार, तो ये 2 बार लिख दिया गया। 5 की अधिकतम चर्चा देखा जाए तो 25, यानी कि 2 बार 5 आया है अधिकतम,
तो वही लिख दिएगा। सबको गुना किया 1800, इसका आंसर आ गया एलसीएम। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा गया है कि एचसीएफ में 306 और 657 लिखा हुआ है कि बराबर में दिया है 9 एचसीएफ क्वेश्चन में, और एलसीएम पूछा गया है कि आप एलसीएम का मान बताइए भाई कितना होगा। तो एलसीएम में 306 और 657 है, तो ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज़ दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। क्या दिया था, यहाँ पे दिया था एचसीएफ बराबर 9 दिया था, तो हमने लिख दिया जैसे दिया था एचसीएफ 9। निकालना क्या था, ये एलसीएम, तो हमने लिख दिया एलसीएम। ठीक है, जो एलसीएम निकालना, ये नहीं होगा बराबर, ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम का सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे एलसीएम का पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, तो वही पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या 657, तो वही हमने लिख दिया। और बटा में एचसीएफ, एचसीएफ कितना है यहाँ पे 9 दिया था, तो लिख दिया 9। अब इसको हम काट कूट करके देखा, काट कूट करके देखिए, ये आप मत लिखिएगा, बराबर नहीं होगा। काट कूट करके देखा तो 34 बार में 34 में 657 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे 22,338 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए प्राकृत संख्या n के लिए बोला गया है, संख्या दिया गया है 6 के पावर n। तो हमने मान लिया कि a बराबर 6 के पावर n एक संख्या है, जहाँ पे ये पावर n है ना, जो कि आपका n एलिमेंट n माने n बिलोंग्स टू n, n मतलब n कहने का मतलब कि है जो है बड़ा n है ना, ये बड़ा n, ये छोटा n दर्शा रहा है। मतलब ये छोटा n जो है n को बिलोंग करेगा, मतलब ये प्राकृत संख्या, यहाँ पे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं ना, ये गिनती की संख्या बड़ा n है ना, वो छोटा n के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो वही बात 1 से लेकर अनंत तक ले जाएगा। अब हम n का मान यहाँ पे 1 लेंगे और भरेंगे कहाँ, यहाँ पे 6, a बराबर 6 के पावर n, तो a बराबर n के स्थान पे 1 रख दिया, तो 6 के पावर 1 यानी 6 हो जाएगा। अब n के स्थान पे हम 2 लिखा, तो 6 के पावर 2 यानी 6 गुने 6 36 है। n के मान 3 लिया, तो 6 के पावर 3 यानी 216 हो गया। यानी कि कभी भी देख रहे हैं तो शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, कहीं भी शून्य कहाँ आ रहा है, देख लिए, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 216 ही आ रहा है, कहीं सोना की चर्चा है ही नहीं। तो इसलिए इसका देख लीजिए, लिख देंगे आप कि इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि इतना जो है, इतना क्या है, भाज्य संख्या है और क्यों है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहला संख्या दर्शाया गया उसको हम a मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए a मान लिया। हम इसको क्या करते हैं, इस दोनों में देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस यहाँ पे, तो प्लस के इधर भी 13 है, प्लस के इधर भी 13 है, तो हम 13 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 गुने 11 गुने, यहाँ पे 13 तो बाहर आ गया, 1 लिख सकते, बाहर आ गया ना, तो बच गया खाली हमें 7 और 11 बचा है, 13 तो बाहर चला गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 13 बाहर आ गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 बचा। ठीक है, तो उसी तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए 7 गुने 11 यानी 77 और प्लस 1 है तो 78। अब 78 को गुणनखंड तोड़ देंगे तो 2 गुने 3 गुने 13, और सबको सजा देंगे लाइन से, तो 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13, यानी कि कहने का मतलब इतना आ गया, a का मान हो गया। तो ये a का वैल्यू अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब थोड़ा b को देखते हैं इसी तरह से, आइए b वाला मान देखते हैं। देखिए 1 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये दूसरी संख्या को हम b मान लेंगे। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने b मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, प्लस प्लस के इधर 5 लिखा है, प्लस के इधर भी 5 है, तो 5 को बाहर कॉमन कर लो, 5 को बाहर बुला लिया, बच गया 7 6 4 3 2 1, तो लिख दिया वहीं पे, प्लस इधर 5 तो बाहर आ गया, तो 1 लिख दिया। सबको गुना किया तो कितना आ गया 1008, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1, फिर इसको 1 जोड़ दिया तो 1009 हो गया। अब ये टूट नहीं सकता है तो छोड़ दीजिए, 5 गुने 1009 हो गया ना, ये भी एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया कि नहीं, एक भी इसमें गुना में आ सकता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि देखिए कि a और b जो है दो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है कि नहीं। चूँकि आप लिख देंगे कि चूँकि a यहाँ पे a और b क्या है, दो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, अतः क्या है a और b क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको लिख देना है।
हो गया। तो इसका राइट आंसर क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन अगर बोले तो आप ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम निकाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना है। तो पहला कितना था 18, और दूसरा अंक एक और होगा यहाँ पे 12। तो हमने 18 और 12 का एलसीएम निकालने की कोशिश किया। देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, जैसे आप सीखे हैं। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 3 आएगा, 18 को तोड़िएगा तो 12 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 आया। तो यानी कि एलसीएम निकालना है तो सबसे अधिकतम बार जिसका चलती होगा, तो 2 अधिकतम बार किस में है 12 में 2 बार, 3 अधिकतम बार किस में है 18 में 2 बार, लिख दो, गुना कर दो, 36 आ गया। तो अतः 18 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम निकाल दिया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर जब भी क्वेश्चन आ जाए कि एक वृत्ताकार पथ पर चारों ओर कोई माने किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और मैदान एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही चलना शुरू करते हैं, तो पुनः एक ही दिशा में चलते थे, कितने समय में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ गया 36 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं 1.3 प्रश्नावली 1.3 पर फोकस करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 को हम क्या लिखेंगे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय की चर्चा होता है तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है। अपरिमेय सिद्ध करना है, मानना है उल्टा, परिमेय मान लिया। अपरिमेय करना है लेकिन हम मानेंगे क्या परिमेय, और परिमेय को क्या लिखेंगे P/Q के बराबर लिख देंगे, और P और Q को पूर्णांक कह देंगे, और दोनों तरफ थोड़ा वर्ग करा लेंगे। तो इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए स्क्वायर से ये बेचारा माइनस खत्म, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 5 हो गया। इधर P² Q² हो गया। अब थोड़ी सी करना क्या है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है। इस Q² में से एक Q उस तरफ 5 के पास चला गया, यानी 5Q बन गया। यहाँ पे आप P² Q बन गया। अब थोड़ी सी यहाँ पे लिखेंगे कि 5Q क्या है, एक पूर्णांक है, और P² Q क्या है, एक भिन्न संख्या है। हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यताएं क्या हो गई, गलत हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इतना अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से कर देते आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। ये हर साल एग्जाम में आता है, फिक्स है, इसमें से एक फिक्स ही है। ठीक है ना, इतना आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, हर साल आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 2√5 नहीं 3 और प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मानेंगे। अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे संख्या। जब परिमेय मानेंगे तो इसको हम P/Q के बटा में कर देंगे, P/Q के बराबर में कर देंगे, और PQ को एक पूर्णांक लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब बराबर के इस साइड आया तो माइनस बन गया। ठीक है, बटा में 1 लगाकर हम Q एक का एलसीएम लेते Q, तो Q में 3 से तो 3Q हो गया, और यहाँ P में 1 से तो P हो गया, तो P-3Q हो गया। अब देखिए, अब इस इधर √2 में क्या सेटल है, 2 है, तो इधर बटा में भेज देंगे, तो बटा में चले गया 2Q हो गया नीचे। तो यहाँ पे ही बच गया जो √5, ये एक अपरिमेय दर्शा रहा है, ये एक परिमेय दर्शा रहा है। तो इसको हम थोड़े से लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो संख्याएं हैं ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये दर्शा दिया गया। अब लिख देंगे कि अपरिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यताएं क्या हुआ भाई, गलत हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध हो गया। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 1/√2 को सिद्ध करना है, तो इसको हमने अपरिमेय सिद्ध करने की बात बोला है, तो हम परिमेय मान लेंगे उल्टा। अब परिमेय मानेंगे तो इसको हम P/Q के बराबर में लिखेंगे, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को उसी तरह से ही बनाना है, थोड़ी सी चेंजिंग है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक है ना, अभी आपको बताए थे। तो इधर भी रूट खत्म हो गया, तो 1/2 बच गया, इधर P² Q²। अब थोड़ा सा तिर्यक गुना करेंगे हम, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 में पी स्क्वायर से तो 2p स्क्वायर, क्यू 1 में यहाँ पे क्यू स्क्वायर से तो क्यू स्क्वायर, और यहाँ से हम p को इधर एक बाटा में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2p बराबर क्यू स्क्वायर बटा p बच गया। अब हम क्या करेंगे, 2p को क्या लिख देंगे कि एक पूर्णांक संख्या है, और इसको लिख देंगे कि एक भिन्न संख्या है, और पूर्णांक एक भिन्न के बराबर नहीं होता है, हमारी मान्यताएं गलत हुई इसलिए। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं इसी तरह से। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 7√5। तो उसी तरह से 7√5 को हम परिमेय मान लेंगे उल्टा, और इसको p/q के रूप में लिखेंगे, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, और यहाँ पे जो 7 सटल है तो बटा में भेज देंगे, और थोड़ी सी लिख देंगे जैसे कैसे लिखना होता है कि 7 जो है आपका √5 जो है एक परिमेय संख्या हो गया, और ये जो है ये जो संख्या है बटा में आ रहा है p/q के, ये आपका परिमेय और ये अपरिमेय। तो लिख दिए कि √5 एक अपरिमेय है, और ये p/7q ये आपका परिमेय है। तब अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होता है, पढ़े है ना, इसलिए हमारी मान्यताएं क्या हुई, गलत हुई। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का 3। तो 6 + √2 इसको भी हम परिमेय मान लेंगे, और इसको भी p/q के रूप में रखेंगे, और p और q पूर्णांक लिख देंगे जहाँ, और इधर प्लस में 6 है तो इधर आया तो माइनस हो गया, और बटा में हमने 1 लगाया, क्यों भाई, भिन्न के जोड़ घटाव करने के लिए। तो 1 और q का लघुत्तम q, तो 1 में p से तो p हो गया, और q में 6 से तो 6q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमको लिख देना है, क्या लिखना है भाई, कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे लिख देना है थोड़ा सा कि √2 जो है एक अपरिमेय हो गया, और ये p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, चाहे अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यताएं गलत हुई। 6q + √2 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे, सिद्ध हो गया। ओके, अब प्रश्नावली 1.4 में आते हैं, वो एक कंप्लीट हुआ 1.3। बोला कि एक बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं अच्छी तरह से। 13/31/25, तो 13/31/25 लिख दिया, तो 13 को छोड़ दिया, और 31/25 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको देखो तोड़िएगा तो क्या गो 5 गो आ रहा है, तब यानी 5 के पावर 5 लिख सकते हैं हम। अब थोड़ी सी यहाँ पे लिखना है कि चूंकि यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 तो है ही नहीं, 2 0 है ना, 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 5 है। कभी भी अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए, कभी भी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसको हम शांत बोलेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है, तो 2 को 0 लिखता हूँ, यानी 2 कहीं गया है, 0 है, तो यानी 2 5 के रूप में आ गया ना, 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में आ गया, तो इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। आगे बढ़ते हैं 17/8 का। तो 17/8 का देखिए 8 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 3 को 2 आ रहा है, यानी 2 के पावर 3 लिख देंगे। तो इसी तरह से लिखेंगे कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है कि 2 के पावर 3 है, और 5 तो नहीं है ना, यानी 5 कहीं घूमने गया, यानी 0 है, तो 2 और 5 आ गया ना। चूँकि 5 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, लिख सकते हैं अपना से, ठीक है ना। तो वही 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 जो है, 2 के पावर 3 जो है आपका क्या है, एक शांत संख्या है, यानी कि चूँकि 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का हो गया ना, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन 64/455। 64/455, 455 को हम तोड़ेंगे तो 5 × 7 × 13, देखिए तोड़ के देखिए, इस तरह से तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2, देखिए 5 तो है, 2 नहीं है, ये 7 और 13, देखिए कभी भी यहाँ पे 2 और 5 देखना है। अगर इसके अलावा कोई भी अगर अंक आया, टपका कोई भी दूसरा कोई आता है इसके पास, तो ये शांत नहीं बैठेगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 7 और 13 आ गया, दूसरा कुछ अंक आ गया तो लिख देंगे इतना जो भी है, लिख दिया गया अभाज्य गुणनखंड, और लिखेंगे कि 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार यानी 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या है, 15/1600। तो 15/1600, तो इसको हम तोड़े तो 2 के पावर 6 आया, और 5 के पावर 2 आया ना भाई। तोड़ के देखिए बगल में बताया गया है आप कैसे तोड़ना है, देखिए तोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 आया और 5 के पावर 2 आया, तो ये हमको लिख दिए अभाज्य, यहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड इतना है जो कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत हो गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
तो 29/343, तो इसको तोड़िएगा आप। 29/343 का 343 का तो 7 के पावर 3 आ गया, तो ये तब 2 और 5 के अलावे आ गया, तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। तो खाली यहाँ पे लिख दीजिए कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड इतना है, जो कि इतना के रूप का नहीं है, यानी 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। 29/343 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अगला सवाल देखते हैं। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, यानी ये तो दे ही दिया क्वेश्चन में, इसको आपको तोड़ना भी नहीं, इसको खाली सजा लीजिए और लिख दीजिए कि इसका यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है दशमलव प्रसार, यदि रूप है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर भाई। तो इस तरह से बोला 229/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। तो देखिए 2 है 5 है, इसके अलावा ही 7 आ गया ना, 7 कोई दूसरा अंक आ गया तो ये अब शांत थोड़े ना बैठेगा, ये अशांत हो जाएगा। तो खाली हमें कोई यहाँ पे लिख देना है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5 है, जो कि 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 6/15, तो 6/15 को काट कर लीजिए, तो देखिए 2/5, तो यहाँ पे क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 कहीं नहीं है, यानी 2 कहीं नीचे नहीं है तो घूमने गए, यानी 0 रख सकते हैं ना, और 5 तो है ना, तो 2 और 5 के रूप का आ गया ना, 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार यानी 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। 9 नंबर सवाल देखिए 35/50 का। 35/50 को कैसे करेंगे, तो 35/50 को अगर तो काटते हैं तो 7/10 आया, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 5 के रूप में आ गया। तो 2 5 के रूप जब भी आता है तो शांत है, चाहे केवल 2 का रूप है, चाहे केवल 5 का रूप हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, तो शांत होता है। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 के पावर 1 2 के 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 77/210 काटिए, 11 7 77, 210 को काटिएगा 30 बार में, इसको तोड़िए तो 2 गुने 3 गुने 5, तो यहाँ पे देखिए 3 आके टपक गया, तो ये अब अशांत बैठेगा ना, ये शांत बैठ रहा है, ये तो चुप नहीं रहेगा, ये यानी अशांत हो जाएगा। लिख देंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 है, जो कि 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। यही आपको लिख देना है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो इसमें हमने सीखा शांत था, उन सभी का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा शांत है, उन सभी को सॉल्व करेंगे, यानी दशमलव में बदलेंगे। तो काउंट करिए, देखिएगा गौर से कि कौन कौन शांत आया है हमारा। तो देखिए 1 नंबर, हाँ पहला, यानी कि 31/25 ये आपका शांत आया है, तो 1 नंबर हम बनाएंगे। 2 नंबर भी 17/8 का दशमलव प्रसार क्या आया है, शांत है, तो 17/8 को भी हम सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में देखिए 64/500, ये तो देखिए ये क्या है, तिसारका को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अशांत है, ये अशांत है ना, नहीं बनाएंगे। 1 2 बनेगा। 4 नंबर में देखिए 4 नंबर का, हाँ 15/1600, हाँ ये भी शांत है, तो 15/1600 ये भी बनेगा। 3 4 हो गया। 5 नंबर में देखिए 5 नंबर भी अशांत है, 5 नंबर ये नहीं बनेगा। 6 नंबर में भी देख लीजिए, आप ऐसे चेक कर लीजिए कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत, ये शांत है तो इसको बनाना है। 7 नंबर अशांत है, नहीं बनाना है। 8 नंबर शांत है, 6/15 बनेगा। 9 नंबर शांत है, बनेगा। 10 नंबर अशांत है, नहीं बनेगा। अब चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तब 13/3125, 13/3125 को लिख दिए कितना भाई, 13/5 के पावर 5। तो हम क्या करेंगे, 13 और 5 के पावर 5 है, ठीक है, लिख दिए। तो हमें नीचे क्या करना है, 5 है 2 नहीं है, तो 2 अपना से लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, जितना है 5 के पावर 5 था ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 अपना से लिखे, तो नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे, यानी सेम टू सेम प्रोसेस। फिर काटेंगे तो फिर काट के उतना आ जाएगा, तो वही काम हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। तो 13 छोड़ दिया, 2 के पावर 5 के मतलब 32, और 2 बचे 10, और पावर कितना है 5, तो पावर 5 लिख दिया। यानी कि 13 गुने 32 को गुना करेंगे तो 416 आया, और 10 के पावर 5 यानी 5 को सोना कर दिया 1 पर। अब हम यहाँ पे
4 1 6 है और नीचे 5 सोना है, तो यानी 5 अंक पूरा आने के लिए क्या करेंगे, 2 सोना और लगा के दशमलव दे देंगे। बस यही इसका राइट आंसर, देखिए वही लिखा गया है। अगला सवाल 17/8 को देखिए, तो 2 के पावर 3 होगा, इसको तोड़ेंगे तो नीचे वाला को 8 को, तो 2 के पावर 3 लिख दिया और 5 अपना से लिखेंगे, तो 5 के पावर 3 अपना से लिख दिए तो ऊपर वो लिखेंगे, फिर बराबर हो जाएगा, नीचे 5 दूना कितना हो जाएगा 10, पावर 3 है तो पावर 3 और ऊपर 17 और 5 के पावर 3 के मतलब 125 गुना कर लीजिए तो 21 25 आ गया और नीचे कितना हो गया 10 के पावर 3 मतलब 1 पर 3 को सोना हो गया। तो हम क्या करेंगे 2 1 2 5 है ना, मैंने 21 25 है तो 21 25 लिख दिया, नीचे कितना 3 सोना है तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना हो जाएगा 2.125, वही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर शांत था ना, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6 था, तो 2 के पावर 6 था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको अगर हम 1600 को तोड़े थे 1600 को, तो कितना आया था 2 के पावर 6 था और 5 के पावर 2 था, पहले से कितना था ये 15 और इसको तोड़ने पर कितना आ रहा है 2 के पावर 6 था अपने से पहले से था और यहाँ पे 5 के पावर कितना 2 दिया था। तो हम क्या किए थे कि इसमें हम इसको 6 के बराबर यहाँ पे 6 लाने के लिए 6 लिखा, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 के पावर 5 को कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया ना पावर, तो 5 के पावर 4 लिख दिया, वही डायरेक्ट लिख दिया गया और 5 के पावर 4 के मतलब 625 और 625 में 15 से गुना किया तो 93 75 और 5 दूना 10 10 के पावर 6। अब इसको किया गया तो कितना आया, तो ये सब चारों अंक लिख दिया गया और यहाँ पे कितना सोना था 6 को, तो 6 को पुराने के लिए 2 को सोना देकर दशमलव दे दिया, आंसर आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 3 जो अधिकतम कौन है 2 के पावर 3 वाला, तो 5 के पावर 3 बनाने के लिए एक 5 हमें बढ़ाना पड़ेगा नीचे, तो एक 5 नीचे बढ़ाया तो एक ऊपर 5 बढ़ाया, ठीक है। अब दोनों के पावर बराबर हो गए, तो 5 दूना 10 हो गया नीचे और 23 में 5 है तो 115 गुना हो के, अब 115 में हम 1000 से भाग दिए तो कितना आ गया 0.115। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी शांत था, 6/15 काटे तो 2/5, अब यहाँ पे 2/5, तो देखिए 5 सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 अपना से लगाए तो ऊपर भी 2 लगाएंगे, तभी तो दोनों के पावर बराबर आ गया ना, 2 और 5 के पावर 1 1 हुआ और 2 दूना 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो 4/10 और भाग लगाएंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है, देखिए कितना है 4/10 यानी कि 0.4। अब देखते हैं 9 नंबर, ये भी शांत था 35/50 को, तो 35/50 को काट लेते हैं थोड़ा, तो ऊपर 7 बार में नीचे 10 बार में, तो 7/10 भाग देंगे तो 0.7, ये तो एक ही बार में हो गया क्लियर, यानी सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए कैसे हम क्या कहेंगे, ये रहा पहला सवाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिख दिया, ए मान लिया इसको और लिखा कि ए एक परिमेय संख्या है, चूँकि यहाँ पे जाकर कट गया है 9 तक, तो इसको हम p/q के रूप में कह सकते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पे q का दशमलव प्रसार क्या होगा q का रूप जो होगा 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा, जब परिमेय के रूप में बोल रहा है तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हम b मान लेंगे, ये जो क्वेश्चन था लिखेंगे कि b एक परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं 1 सोना 2 सोना 3 सोना 4 सोना ऐसे बढ़ते जा रहा है, अनंत तक ले, अब कहाँ तक ले जाएगा, ये अनलिमिटेड है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इसको हम p/q के रूप में नहीं होगा ये कहेंगे, और q का रूप जो होगा 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये रेकरिंग है, तो यहाँ पे मान लिया इसको c मान लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे लिख देते हैं ये दशमलव रेकरिंग लगाया गया यहाँ तक 1.43.123456789 तक। तो सी एक परिमेय संख्या है, चूँकि 9 पर जाके ये कट गया है, आवर्त होता है ना, कट जाएगा, 1 से लेकर 9 तक जाएगा, फिर उतना आएगा, फिर उतना आएगा, लेकिन उतना पर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो उतना पर कट जाएगा, तो वो बात बताया गया। तो ये सी एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q के रूप में क्या ये होगा। और यहाँ पे देखिए Q का रूप को हम 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का कह सकते हैं, ठीक है, होगा। तो इस तरह से हमने आपका 1.1 से लेकर 1.4 तक का टोटल सॉल्यूशन किया। एक और वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, उसमें आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे कि कौन सा उत्तर होगा इसका, ठीक है। तो एक और वीडियो में अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो थोड़ा ऑप्शन के साथ लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तो ये वास्तविक संख्या है आपका 1.1234 पूरा ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।